हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के बारे में डिफरेंस जानेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है। इस मेथोडोलॉजी को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस पर्टिकुलर टाइप की बन जाती है। जैसे सी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करती है। सिमुला, C++ एंड जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को यूज करती है। तो दोस्तों, इन दोनों अप्रोचेस के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक रियल वर्ड का एग्जाम्पल लेता हूं और इस एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को एक रियल वर्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं, देन इसको हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। मान लीजिए कि ए नाम का ये कोई पर्सन है, जिस पर्सन को एक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, दैट इज ईट। मतलब इसको खाना खाना है। खाना खाने के लिए इसको पहले खाना बनाना पड़ेगा या इसको रेडीमेड खाना मिल जाए तो खा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ईट फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के दो तरीके हो गए। पहला कि इसको मैन्युअली खाना बनाना होगा या इसको रेडीमेड मिल जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर ये मैन्युअली खाना बनाएगा तो इस अप्रोच को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच से कंपेयर कर सकते हैं और रेडीमेड को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर किसी पर्सन को एक ईट की फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है तो इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए इसके पास दो तरीके हो गए, या तो ये मैन्युअली खाना बनाए या इसको खाना रेडीमेड मिल जाए। तो कहीं ना कहीं खाना मैन्युअली बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अगर अकेले खाना बनाना हो तो इस पर्सन के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। हम इस पर्टिकुलर टास्क को यानी कि ईट फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए खाना बनाने वाले टास्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे कि इस टास्क को हम दो अलग अलग पर्सन को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे तीन अलग अलग पर्सन हैं, जिन तीनों अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाना बनाने में अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग टास्क होते हैं। जैसे पहले अगर हम कोई ब्रेड प्रिपेयर कर रहे हैं तो ब्रेड प्रिपेयर करने के लिए अलग टास्क होता है, और अगर कोई भी बंदा वेजिटेबल बना रहा है तो वेजिटेबल बनाना एक अलग टास्क होता है। तो मान लीजिए ये जो पहला वाला पर्सन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रेड प्रिपेयर करने की। दूसरे वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केट से वेजिटेबल लाने की, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है तो जनरली उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई सामान हमारे पास नहीं है। मान लीजिए खाना बनाना है और हमारे पास सब्जी नहीं है, तो उस केस में सब्जी को लाना जाना पड़ेगा। तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एक दूसरे पर्सन को दे दी, और तीसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो वेजिटेबल्स मार्केट से आएगा उसको प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से हम यहां देख रहे हैं कि एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रेड प्रिपेयर करना, दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेजिटेबल को लाना, और तीसरी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वेजिटेबल को प्रिपेयर करना। और फाइनली ये हमारा फूड यहाँ पे रेडी होगा सर्व करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे जो तीनों पर्सन हैं, ऐसा हो सकता है कि पहला पर्सन जो ब्रेड प्रिपेयर कर रहा है उसने ब्रेड को प्रिपेयर करके रख लिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो बंदा मार्केट से वेजिटेबल लाने गया है वो वेजिटेबल नहीं लाया। कुछ ऐसे इश्यूज हो गए, जैसे मान लीजिए वो मार्केट में गया है और ट्रैफिक था, तो ट्रैफिक की वजह से वो वहां से फंस गया। तो वो जब तक वेजिटेबल नहीं लाएगा तब तक तीसरा वाला बंदा वेजिटेबल प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि एक बंदे की दूसरे बंदे पे डिपेंडेंसी हो जाए। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये ब्रेड प्रिपेयर करने वाला बंदा ये ब्रेड प्रिपेयर करके रख चुका है, लेकिन जो वेजिटेबल प्रिपेयर करने वाला बंदा है इसको अभी वेजिटेबल मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रैफिक में फंस चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि इस बंदे को जो ये काम करना है उस पर्टिकुलर पर्सन की कह सकते हो कि डिपेंडेंसी दूसरे पर्सन पे हो गई। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब हम कोई काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस करते हैं,
तो ऐसा हो सकता है कि एक चीज की डिपेंडेंसी दूसरी चीज पे हो जाए, एक मॉड्यूल की डिपेंडेंसी दूसरे मॉड्यूल पे हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम ब्रेड को प्रिपेयर करना एक मॉड्यूल बोल सकते हैं, वेजिटेबल्स को लाना एक दूसरा मॉड्यूल बोल सकते हैं, और उसके बाद उस वेजिटेबल को प्रिपेयर करना हम एक तीसरा मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंसी हो जाए और वो उस चीज का इंतजार करे। मान लीजिए ये सारी चीजें आ गई, हमारे पास ब्रेड प्रिपेयर हो गया, ये मार्केट से वेजिटेबल लेके आ चुका है और ये वेजिटेबल प्रिपेयर हो गया, मतलब अब ये फाइनली हमारा फूड रेडी हो गया है, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप बाय स्टेप हम ऑपरेशन यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो हम ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम रियल वर्ड में एक प्रोसीजर्स बोल सकते हैं। इसीलिए इस अप्रोच को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच के नाम से समझ सकते हैं। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच है, यहां पे हर चीज हमें खुद करना पड़ेगा मैनुअली। तो आज के टाइम पे कोई भी बंदा अगर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता है तो वो चाहता है कि हर चीज रेडीमेड उसे मिल जाए। अगर मैनुअली से बनाना है तो उसमें टाइम टेकन प्रोसेस है, डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्सिटी भी है। तो इस चीज को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड समझ सकते हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आई, क्योंकि वहां पे सारी चीजें हमारे पास रेडीमेड है। तो दोस्तों अब मैं आपको प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकेले कोई बंदा नहीं करता, एक टीम करती है, टीम वर्क होता है और टीम के कई मेंबर होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे पास 3 टीम मेंबर हैं जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले वाले टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करना, दूसरे वाले टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर डेवलपमेंट मतलब कोडिंग करना, और तीसरी टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना। तो यहाँ पे हमारे 3 अलग अलग पर्सन हैं जो अलग अलग काम करते हैं और फाइनली देन हमारा प्रोजेक्ट वो डेवलप करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा भी आ सकता है कि जो हमारा डिजाइनर है, जो डिजाइनिंग का काम कर रहा है, उसने डिजाइनिंग का काम कंप्लीट नहीं करा है। तो समहाउ कहीं ना कहीं डिजाइनर अगर डिजाइनिंग नहीं करा है तो और उस डिजाइनिंग को हमारा डेवलपर यूज करने वाला है, तो उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग की जो डिपेंडेंसी होगी डेवलपर पे हो गई। कहीं ना कहीं डिजाइनिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जो हमारा यहाँ डेवलपर बैठा हुआ है ये डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया जो किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फेस हो सकता है कि हमारे डिजाइनर ने अभी डिजाइनिंग नहीं करा है। तो अगर डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है उस डिजाइनिंग में हमारा ये जो डेवलपर है कोई कोड नहीं लिख पाएगा। तो इसका मतलब डिजाइनर की डिपेंडेंसी डेवलपर के ऊपर हो गई अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है तो। और दूसरा चीज, अगर हमारा फाइनल कोड प्रिपेयर नहीं हुआ है तो नो डाउट वो फाइनल कोड इस टेस्टर के पास नहीं पहुंचेगा और कहीं ना कहीं टेस्टर की डिपेंडेंसी डेवलपर पे हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा कोड डेवलप नहीं हुआ है तो यहाँ पे टेस्टर क्या करेगा, वेट करेगा। तो कहीं ना कहीं जब टेस्टर को ये सारा चीज मिल जाएगा तो वो फाइनल डेवलपमेंट डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग को मिला के हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि डिजाइनर ने डिजाइनिंग कंप्लीट नहीं करा है, उस डिजाइनिंग में डेवलपर को कोड लिखना है, तो डेवलपर की डिपेंडेंसी डिजाइनर पे हो गई। और जब तक डिजाइनर ने जब हमारा जो डेवलपर है उसने मॉड्यूल यानी कि कोड को रेडी नहीं करा तो टेस्टर उस पर्टिकुलर डेवलपर पे ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आई। तो कहीं ना कहीं प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच में ये प्रॉब्लम होती है कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल होती है जिसको हम SDLC बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंसी हो जाती है, एक प्रोसीजर की दूसरे प्रोसीजर यानी कि एक पर्सन की दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंसी हो जाती है। और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आया। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच में हम बेसिकली अगर उसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो हम बेसिकली प्रोसीजर्स पे फोकस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच इज मेनली फोकस ऑन द प्रोसीजर या ब्लॉक।
ठीक है, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश देयर जॉब, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर इस अप्रोच में आया है तो उस टास्क को फुलफिल करने के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आया है तो उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, उस रिक्वायरमेंट की बिहाफ पे उसकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी, देन उसके बाद उस फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद उसके बाद जिम्मेदारी होगी डिजाइनर की। डिजाइनर उसमें डिजाइनिंग का काम करेगा, तब तक हमारा डेवलपर बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डिजाइनिंग में कोड लिखना। इसका मतलब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट, दैट इज मॉड्यूलर डिपेंडेंसी। ये मॉड्यूलर डिपेंडेंसी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच का। और यहां पे इसको हम टॉप टू बॉटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एसडीएलसी में चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। जैसे पहले रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट के बाद फिजिबिलिटी स्टडी होती है, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड फीडबैक। तो ये जो स्टेप होता है ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वजह से, और हम टॉप से लेते हुए बॉटम पे आते हैं, दैट्स व्हाई इस अप्रोच को हम टॉप टू बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं। और यहां पे हम हमेशा किस पे फोकस करते हैं? प्रोसीजर्स पे। क्या करने के लिए? किसी भी जॉब को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच जो हो गया, इसके साथ ये जो प्रॉब्लम है आपको सामने दिख रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करते हुए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपने कोई भी वेरिएबल, कोई भी डेटा लिया हुआ है, वो डेटा बेसिकली हमारा ग्लोबल डेटा होता है जो प्रोग्राम में कहीं पे भी शेयर करा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपने यूजर डिफाइंड डेटा को किसी भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच लैंग्वेज में, जैसे सी में आपने यूज करा है, तो सी के अंदर बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर में हम अगर कोई डेटा डिफाइन करके रख देते हैं तो वो डेटा जो हम स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं उसका स्कोप ग्लोबल होता है, वो ग्लोबली प्रोग्राम के बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल होता है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन हम नहीं बनाते हैं, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग में फंक्शन और डेटा का ही खेल होता है। जो फंक्शन हम बनाते हैं वो हम उस स्ट्रक्चर के बाहर बनाते हैं, मीन्स हमारा डेटा और फंक्शन दोनों एक दूसरे अलग अलग है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डेटा प्रोग्राम के बाहर फंक्शन भी एक्सेस करेगा और आउटसाइड द फंक्शन कोई भी अनडिजायरेबल यूजर भी एक्सेस करेगा। तो कहीं न कहीं प्रोसीजरल अप्रोच के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जैसे पहली प्रॉब्लम, नो डेटा हाइडिंग। इसलिए क्योंकि यहां पे जो डेटा है वो ग्लोबल है, तो ग्लोबल होने की वजह से उस डेटा को प्रोग्राम के बाहर कोई भी एंड यूजर आउटसाइड द प्रोग्राम एक्सेस कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नो एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ये भी ड्रॉबैक है कि वहां पे ऐसा कोई फीचर नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है लाइक रियूजेबिलिटी, कि एक चीज पहले से बना हो आप उसे रियूज कर सकें। हाँ, वहां रियूजेबिलिटी होती है, जैसे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कर लेना, लेकिन उस लेवल की रियूजेबिलिटी नहीं हो सकती जिसमें हम कुछ फीचर एक्सटेंड करना चाहें, कुछ बढ़ाना चाहें। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों फीचर को देखें, ये दोनों प्रॉब्लम्स को देखें, लाइक नो डेटा हाइडिंग, नो एक्सटेंसिबिलिटी, इसके अलावा भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है जैसे मॉड्यूलर डिपेंडेंसी। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो करके कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट हो जाता है, इसको हम मॉड्यूलर डिपेंडेंसी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि हमारे डेवलपर की डिपेंडेंसी डिजाइनर पे हो सकती है या टेस्टर की डिपेंडेंसी डेवलपर पे हो सकती है, तो इसको हम मॉड्यूलर डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो कभी भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर मॉड्यूलर डिपेंडेंसी आ रही है, इसको हम टाइट कपलिंग वर्ड भी यूज करते हैं। डेवलपमेंट का हमेशा रूल होता है कि कपलिंग हमेशा लूज होनी चाहिए, कपलिंग शुड बी लूज एंड कोहेशन शुड बी टाइट। अगर हमारी कपलिंग लूज है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट बढ़िया है, और कोहेशन बहुत टाइट होना चाहिए। तो कपलिंग और कोहेशन का डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। वैसे मॉड्यूलर डिपेंडेंसी को हम कपलिंग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रोसीजरल अप्रोच के साथ टाइट कपलिंग भी है। इसके अलावा टाइट कपलिंग के अलावा हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जिसमें हम चीजों को रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकें। देखिए, इसके ये जो प्रॉब्लम्स है लाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड का, ये तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ था वो ये था कि इसमें ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था कि आप किसी चीज को रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सके। दोस्तों, प्रोसीजरल ओरिएंटेड में हमारे पास कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती थी, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जैसे सी यूज करती थी जिनको हमें रिमेंबर करना पड़ता था, जैसे स्ट्रक्चर, पॉइंटर, यूनियन जैसे टर्मिनोलॉजी को रिमेंबर करना डेवलपर के लिए टफ था, और उसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना भी टफ होता था। आप
आज के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो, ये रियल वर्ल्ड के लिए करते हो। तो यहां पे अगर रियल वर्ल्ड से ही चीजों को रिलेट करके प्रोग्रामिंग में से इंप्लीमेंट करा जाए तो इट बिकम मोर इजियर फॉर द डेवलपर। सो यहां पे अगली जो सबसे बड़ी समस्या थी कि आप चीजों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए आपको सारी चीजें रिमेंबर करनी पड़ती थी। और इसके अलावा जब जाहिर सी बात है सारी चीजें रिमेंबर करनी पड़ेगी तो एक डेवलपर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कोड को डिजाइन करना डेवलप करने में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और हर चीज यहां पे हमें मैनुअली बनाना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट सी के अंदर यूज करना है, तो डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम आपको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई रेडीमेड चीजें नहीं मिलेंगी, आपको लिंक लिस्ट या आपको एरे लिस्ट या क्यू जैसी चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जो आपने इंप्लीमेंटेशन करी है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंप्लीमेंटेशन आपका सही है या गलत। तो चीजों को इंप्लीमेंट करना और फिर उसके बाद उसको यूज करना, ये डेवलपर के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है। और फिर उसके बाद वो हमारा जो इंप्लीमेंटेशन करके हमने कोई एल्गोरिथम लिखा है वो सही है या गलत, उसको फर्दर टेस्ट करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी है इन सारी चीजों को आसान करती है बाय हैविंग द रेडीमेड क्लासेस। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा की बात करें तो उसके अंदर बनी बनाई क्लासेस होती हैं, जैसे लिंक लिस्ट, जैसे क्यू, जो ये डेटा स्ट्रक्चर की फंक्शनलिटी इजीली इंप्लीमेंट करती हैं और वो पहले से टेस्टेड होती हैं, तो इस बात की गारंटी देती हैं कि वो कहीं गड़बड़ नहीं होगा, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ बेटर होगी। तो सी के साथ इसके अलावा और भी जो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती थी वो ये होती थी कि यहाँ पे मॉडिफायर्स नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था, लाइक प्राइवेट, पब्लिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हम डेटा बनाते थे वो डेटा ग्लोबल होता है। यहाँ ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट होने की वजह से वो डेटा प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस करा जा सकता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो कंसेप्ट है मॉडिफायर्स का, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये हम यूज करते हैं। तो ये इनसे हमारा जो डेटा होता है वो सेव होता है। लेकिन ये फीचर्स हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ नहीं था, ये फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आया। तो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड के प्रॉब्लम हो गए। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बताता हूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है ये एक अप्रोच होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस अप्रोच में हमेशा हम एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। इसे हम ऐसे का डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड विच वी कैन सी, टच, फील एंड इमेजिन। तो एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स प्रॉपर्टी, बिहेवियर एंड एंटिटी। आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हर ऑब्जेक्ट के साथ होती है। और यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में एक सबसे बड़ा फायदा ये आया कि यहां पे जो हमारा स्टेट होता है, यानी कि डेटा मेंबर या हम प्रॉपर्टी बोलें, और बिहेवियर यानी फंक्शनलिटी, मेंबर फंक्शन, ये दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, एक जगह होते हैं, जिससे वो डेटा हाइड होता है। आउटसाइड द प्रोग्राम उस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक फंक्शन और उस फंक्शन से रिलेटेड जो डेटा है वो एक जगह एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे वो डेटा हाइड है। यानी कि सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ये आया कि यहाँ पे डेटा हाइडिंग का मैकेनिज्म है बाय कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के थ्रू हम डेटा मेंबर की, यानी कि एक डेटा की स्टेट, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट और उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल एंटिटी में इंटीग्रेट करके रखते हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा इस अप्रोच के साथ आया वो ये है कि आप चीजों को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आप किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी से इसके सारे कंसेप्ट को समझ सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारा प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो कंसेप्ट हैं ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट हैं जिनको आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिनके डिटेल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमारे मेथोडोलॉजी आई, इसका एडवांटेज क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा कि इसके अंदर डेटा हाइडिंग है। कैसे? इनकैप्सुलेशन के थ्रू। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम डेटा को उसके फंक्शन के साथ एक जगह बाइंड करके रख देते हैं, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड में नहीं था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगला फायदा होता है कि यहाँ रियूजेबिलिटी होती है बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, बाय यूजिंग एसोसिएशन। यहाँ पे हम चीजों को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लासेस एंड इंटरफेसेस। मतलब यहाँ पे अगर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। कोई बंदा, कोई डेवलपर
एक मॉड्यूल पे काम करे उसके लिए वो अलग क्लास बनाए, दूसरा डेवलपर दूसरे मॉड्यूल पे काम करे वो अपने लिए अलग क्लास या अलग इंटरफेस डिजाइन करे। इसके अलावा लूज कपलिंग, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लूज कपलिंग है, एक मॉड्यूल के दूसरे मॉड्यूल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हर बंदा अपनी क्लास में अपने पैकेज में काम करेगा और बाद में ये सारी चीजें एक साथ इंटीग्रेट कर ली जाएगी। दूसरा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वी कैन कनेक्ट द थिंग विद द रियल वर्ल्ड, इसके जितने भी कंसेप्ट हैं जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब रियल वर्ल्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए एक सिंपल कंसेप्ट हो गया। इसके अलावा जब ये जाहिर सी बात है ये कंसेप्ट हम इजीली रियल वर्ल्ड से मैप कर सकते हैं तो प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। तो गाइस ये हो गया प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस के बारे में डिफरेंस। आप इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी जो हमारी आई है इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो मॉडिफायर्स हैं इन मॉडिफायर्स को इसके अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है इसको हम बॉटम टू टॉप अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के साथ एनालिसिस होती है, देन उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी के बाद डिजाइनिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग, देन टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड फीडबैक। इस तरह से जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर ऊपर से नीचे होके आ रहा है, ठीक है, यानी कि टॉप से बॉटम पे, तो इसको हम टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते हैं। ये अप्रोच बेसिकली प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच में फॉलो करी जाती है, क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे काम करने होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इससे उल्टा होता है, यहां से एरो उल्टा जाता है। यहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एरो बॉटम से टॉप पे जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा जा रहा है तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें बॉटम लेवल पे बहुत सारे कोड बने बनाए मिल जाते हैं और उन कोड को हम फर्दर क्या करते हैं, रीयूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आया तो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हमें पहले चेक करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है क्या इस रिक्वायरमेंट की तरह हमारे पुरानी भी कोई रिक्वायरमेंट थी, उस पुरानी रिक्वायरमेंट में क्या कोई पहले से ऐसा कोड है जो हम इसको कॉल करा सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इसे यूज कर सकते हैं। तो वो बने बनाए प्रोजेक्ट को, बने बनाए कोड को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे बनी बनाए डिजाइनिंग, जैसे बने बनाए करेक्शन के कोड, अपलोडिंग के कोड, डाउनलोडिंग कोड, ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं जो इसमें हम फर्दर इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसको हम बॉटम टू टॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चीजें बॉटम लेवल पे पहले से बनी होती है, उसको हम फर्दर रीयूज कर लेते हैं। ठीक है guys, a big thank you for watching my tutorials. For more tutorials please subscribe my channel.